साइबर अटैक्स ये सिर्फ कोड और टेक्निकल बातें नहीं हैं। असल में ये डिजिटल दुनिया की वो क्राइम स्टोरीज हैं जहां बस एक कीबोर्ड से पूरी दुनिया में तहलका मचाया जा सकता है। ये कहानियां हैं डिजिटल डकैतियों की, अचानक फैले खौफ की और एक ऐसे युद्ध की जो दिखाई नहीं देता। तो चलिए आज पर्दे के पीछे चलते हैं और इन हैक्स की असली कहानियों को समझते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस कहानी को जानेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी बड़ी डिजिटल चोरियों से, फिर उन वायरस की बात करेंगे जिन्होंने शुरुआती इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे देश एक दूसरे के खिलाफ साइबर युद्ध लड़ते हैं। फिर मिलेंगे कुछ अकेले लेकिन जीनियस हैकर्स से, और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में हमें किस तरह के खतरों के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन हमलों से जिनके पीछे का मकसद शायद दुनिया का सबसे पुराना मकसद है, पैसा। और हमारी पहली कहानी एक ऐसी बैंक डकैती की है जिसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। जरा सोचिए, साल 2018 का अगस्त महीना है, वीकेंड चल रहा है, बैंक बंद है, सिस्टम धीमे हैं, सब कुछ शांत। और इसी शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। हैकर्स के एक ग्रुप ने इसी मौके का फायदा उठाया और पुणे के कॉस्मोडी बैंक पर एक जबरदस्त डिजिटल डाका डाला। तो ये हुआ कैसे? देखिए, इस अटैक की सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि हैकर्स ने बैंक के दिमाग यानी उसके कोर बैंकिंग सिस्टम को ही धोखा दे दिया। यही सिस्टम हिसाब रखता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है। इसे बाईपास करने का सीधा मतलब था कि अब वो जितना चाहें उतना कैश निकाल सकते थे, क्योंकि सिस्टम उन्हें रोक ही नहीं रहा था। उन्होंने कार्ड्स का क्लोन बनाया और दुनिया की अलग अलग कोनों में बैठे अपने लोगों को इशारा किया और पैसों की निकासी शुरू हो गई। और रकम इतनी कि होश उड़ जाएं, सिर्फ शनिवार को 80 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। जब तक बैंक और अधिकारी कुछ समझ पाते तब तक तो खेल ही हो चुका था। और तो और हैकर्स ने सोमवार को 14 करोड़ रुपए और ट्रांसफर कर दिए। कुल मिलाकर 2-3 दिन के अंदर 94 करोड़ रुपए गायब। पैसे की चोरी तो ठीक है, पर डेटा की चोरी शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैरियट होटल चेन का मामला इसी बात का सबूत है। यहाँ हैकर्स 2014 में सिस्टम के अंदर घुस गए और 4 साल तक वहीं बने रहे। सोचिए जरा, 4 साल तक वो चुपचाप अंदर बैठे थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और इसका नतीजा क्या हुआ? लगभग 50 करोड़ मेहमानों की पर्सनल जानकारी, उनके नाम, पते, फोन नंबर, यहाँ तक कि पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, सब कुछ हैकर्स के हाथ में था। ये इतिहास की सबसे बड़ी डेटा चोरियों में से एक बन गया। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, इंटरनेट के उन शुरुआती दिनों में जब वायरस किसी ताकतवर कोड से नहीं बल्कि हमारी और आपकी जिज्ञासा से फैलते थे। ये वो दौर था जब डिजिटल महामारियों की शुरुआत हो रही थी। 1999 में मेलिसा नाम के एक वायरस ने काफी हंगामा मचाया। ये आपके ईमेल के पहले 50 कॉन्टैक्ट्स को खुद को भेज देता था। लेकिन ठीक 1 साल बाद आई लव यू नाम के वायरस ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया। उसने 50 नहीं बल्कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हर एक इंसान को ईमेल भेजा। बस ये एक छोटा सा बदलाव इसके असर को हजारों गुना ज्यादा खतरनाक बना गया। बस ये एक लाइन थी ईमेल में, मेरी तरफ से एक लव लेटर। इंसान की फितरत है, भला एक प्रेम पत्र को कौन नहीं खोलना चाहेगा। और बस यही वो जाल था जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग फंस गए। और देखते ही देखते ये वायरस इतिहास का सबसे विनाशकारी वायरस बन गया। इस वायरस ने जो आर्थिक तबाही मचाई उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसने लगभग $8 बिलियन का तो सीधा सीधा नुकसान किया, पर असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने, सिस्टम्स को साफ करने में लगभग $15 बिलियन और लग गए। यानी नुकसान से तकरीबन 2 गुना खर्च तो सिर्फ सफाई में हो गया। अब हम उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां मकसद पैसा कमाना या केओस फैलाना नहीं है। यहाँ मकसद है पावर, जासूसी और तोड़फोड़। ये दुनिया है साइबर वॉरफेयर की, जहां कोड ही हथियार हैं और सरकारें एक दूसरे के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती हैं। सोचिए, किसी बहुत ही सीक्रेट जगह को हैक होने से बचाने का सबसे पक्का तरीका क्या हो सकता है? आसान है, उसे इंटरनेट से जोड़ो ही मत। जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो हैक कैसे होगा? इसी को कहते हैं एयर गैप्ड नेटवर्क। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कंप्यूटर बिल्कुल ऐसे ही थे, पूरी तरह से ऑफलाइन, और इसीलिए उन्हें अनहैकेबल माना जाता था। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे अनहैकेबल सिस्टम को तोड़ा कैसे गया?
इसका जवाब जितना आसान है उतना ही हैरान करने वाला। हथियार था एक मामूली सी पेन ड्राइव। जी हाँ, एक यूएसबी स्टिक। माना जाता है कि किसी जासूस ने बस इस यूएसबी को फैसिलिटी के अंदर ले जाकर एक कंप्यूटर में लगा दिया और काम हो गया। इस यूएसबी के अंदर था स्टक्सनेट, जिसे दुनिया का पहला डिजिटल हथियार भी कहा जाता है। एक बार सिस्टम में पहुंचने के बाद इसने ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर दिया। ये इतनी सफाई से किया गया कि ईरान को लगा उनके उपकरण खराब हैं। असल में ये एक डिजिटल हमला था जिसने असल दुनिया में तबाही मचाई और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया। स्टक्सनेट ने तो देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, पर एक और हथियार है जो इस जंग को देशों से उठाकर सीधा हमारी और आपकी जेब में ले आता है। इसका नाम है पेगासस, एक ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर जो आपके ही फोन को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। पेगासस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे आपके फोन में आने के लिए आपके किसी क्लिक की भी जरूरत नहीं है। बस एक मिस्ड कॉल जो शायद आपको पता भी ना चले, और बस आपका फोन अब आपका नहीं रहा। वो कैमरा, माइक, मैसेज, लोकेशन सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ये सचमुच आपकी जेब में रखा एक 24 घंटे का जासूस है। बड़ी बड़ी सरकारें और हैकिंग ग्रुप्स तो ठीक हैं, पर साइबर दुनिया की कुछ सबसे दिलचस्प कहानियां उन अकेले जीनियस लोगों की हैं जिन्होंने सिर्फ अपने कीबोर्ड के दम पर वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पाईं। मिलिए जॉनथन जेम्स से। साल 1999, उम्र महज 15 साल। जब ज्यादातर बच्चे वीडियो गेम्स और पढ़ाई में लगे थे, तब जॉनथन जेम्स अमेरिकी सरकार के सबसे सुरक्षित नेटवर्क्स नासा और पेंटागन में सेंध लगा रहे थे। ये कोई छोटा मोटा हैक नहीं था। इसकी वजह से नासा को अपने पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को 21 दिनों के लिए बंद करना पड़ा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा शायद उनके पिता का रिएक्शन था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि उसने 15 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो वो खुद 20 साल से कंप्यूटर इस्तेमाल करके भी नहीं कर सके। एक बहुत बड़े क्राइम के पीछे की ये एक अजीब सी मानवीय कहानी है। और अब एक ऐसी कहानी जहां इरादा कुछ और था और हो कुछ और ही गया। 1988 में रॉबर्ट मॉरिस नाम के एक स्टूडेंट ने बस ये जानने के लिए एक प्रोग्राम बनाया कि उस वक्त इंटरनेट असल में कितना बड़ा है। मकसद एकदम नेक था, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन उनके कोड में एक छोटी सी गलती की वजह से इस प्रोग्राम ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी और उस समय के लगभग 10% इंटरनेट को ठप कर दिया। ये इंटरनेट के इतिहास का पहला बड़ा ब्लैकआउट था। तो इन सारी कहानियों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? पैसा, पावर, तबाही, या फिर बस एक कौतूहल? साइबर हमलों के पीछे मकसद कुछ भी हो सकता है, और ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि ये खतरा वक्त के साथ कैसे बदला है और कितना बड़ा हो गया है। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, हर अटैक के पीछे एक इंसान और उसका कोई मकसद होता है। दूसरी, कभी-कभी सबसे आसान तरकीबें जैसे एक लव लेटर वाला ईमेल सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। तीसरी, ये लड़ाई अब सिर्फ बैंकों या देशों तक नहीं बल्कि हमारी जेब में रखे फोन तक आ पहुंची है। और आखिरी बात, जैसा मॉरिस वर्म के केस में हुआ, जरूरी नहीं कि हमलावर का इरादा और हमले का असर एक जैसा हो। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमारी दुनिया तो हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा डिजिटल और ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है। हमारे कारें, हमारे घर, हमारे शहर, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ रहा है। तो सोचिए, आने वाले कल के साइबर अटैक कैसे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।